जय हिंद। मैं क्लास 9th का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में भी केमिस्ट्री वाला पार्ट और केमिस्ट्री के अंतर्गत तीसरा चैप्टर परमाणु तथा अणु। ठीक है, तो परमाणु टॉपिक्स मैंने स्टार्ट किया था और परमाणु के अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिया है कि परमाणु और तत्वों का जो प्रतीक है, इसके पहले मैंने अपलोड किया था कि तत्वों का प्रतीक क्या है, तत्वों को कैसे प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है और उससे पहले परमाणु क्या है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान और दूसरा टॉपिक औसत परमाणु भार। क्लियर। और एक और टॉपिक इसी में पढ़ा दूंगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी एटॉमिक मास यूनिट। ये तीन टॉपिक समझिए, इस वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। इन तीनों टॉपिक्स को अगर आप देख लेते हो तो आपको थोड़ी सी समझ तो हो ही जाएगा कि आखिर में किसी परमाणु का भार कैसे ज्ञात किया गया है। आई बात समझ में? यानी आप जो सोचते हो कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लिथियम का 7 होता है, तो आखिर में कैसे होता है, किस तरह निकाला गया होगा ये परमाणु भार, तो ये डिटेल्स इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, हेडिंग क्या है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। समझिए, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या है। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या कि जब परमाणुओं की खोज हुई तो सभी लोगों के अंदर एक चीज की डाउट थी कि परमाणु इतने छोटे हैं कि इनका द्रव्यमान निकालना कठिन हो गया। सबने सोचा कि यार परमाणु आपने खोज लिया, तो आखिर में बताइए एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, फिर दूसरे परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो ये लोगों के लिए चुनौती बन चुका कि आखिर में परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। और समस्या यहां तक ही नहीं, समस्या ये भी हो गई कि भैया परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उसका द्रव्यमान निकाल नहीं सकते। तो वैज्ञानिकों ने इसका सॉल्यूशन निकाला और क्या कहा कि परमाणुओं का अगर द्रव्यमान निकालना है ना, तो एक परमाणु के द्रव्यमान की तुलना किसी अन्य परमाणु के द्रव्यमान से करना होगा। यानी जब एक की द्रव्यमान की तुलना दूसरे परमाणु के द्रव्यमान से तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर में कौन कितना भारी है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया। क्या लिया? हाइड्रोजन। याद रखिएगा, परमाणु भार ज्ञात करने के लिए क्या लिया गया, तो हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन लिया गया और हाइड्रोजन से जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार ज्ञात करना होता था, उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान लिया जाता था और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, और इनसे कंपेयर करके सापेक्ष तुलना कर करके परमाणु भार ज्ञात किया गया। यानी किसी भी तत्व का अगर परमाणु भार ज्ञात करना था, यानी तत्वों का परमाणु भार, क्या चीज, तत्वों का परमाणु भार अगर ज्ञात करना था तो क्या किया गया कि बटे में देखिएगा नीचे लिया गया हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। बात समझ में आ गया? लिया गया हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान लिया गया और ऊपर जिस तत्व का द्रव्यमान निकालना होता था, परमाणु भार निकालना होता था, उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। यानी यहां पे किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। बात समझ में आ गया?
किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान जिस तत्व का निकालना हो और बटे में हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान लिया गया और इसी से तत्वों के परमाणु भार को ज्ञात कर लिया गया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु भार वह संख्या है ना, परमाणु भार वह संख्या है जो किसी तत्व के एक परमाणु, है ना, और हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, यही परमाणु भार कहला गया। समझ में आ गया बात? परमाणु भार कैसे बना? यानी हाइड्रोजन के परमाणु भार, यानी एक हाइड्रोजन के परमाणु भार से या हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार से द्रव्यमान से तुलना किया गया, सापेक्ष भार ज्ञात किया गया, तो पता चला कि अच्छा किसी तत्व का परमाणु भार कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो ये पता चल गया परमाणु भार से। यानी आपको ये परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान समझ में आया कि कैसे किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात किया गया। शुरू में स्टार्टिंग में हाइड्रोजन लेकर के ज्ञात किया गया। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग जानते हैं इसी विधि के द्वारा हर एक तत्व का परमाणु भार ज्ञात किया जाने लगा। अब आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन को क्यों लिया गया? देखिए सबसे पहले कि यही कि हाइड्रोजन एक हल्की है। क्या है? हाइड्रोजन हल्का है। हाइड्रोजन का जो कण होते हैं वो बहुत हल्का होते हैं, इसलिए इसी को लिया गया ताकि ये पता चले कि जब ये इतना हल्का है तो बाकी कितने गुना भारी है, इसी से पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरह लेकर के तत्वों के परमाणु भार को ज्ञात करने का तरीका बता दिया गया। तो आपको ये फार्मूला आपको याद रखना ही रखना है। चलिए तो ये पहला टॉपिक्स जो मैंने बोला था कि पहला कंप्लीट कराऊंगा, एक एक चीज ध्यान सुनिए। आप जो मैंने बता दिया, अगर आप क्लास 9th में हो तो आपको बुक जब आप पढ़ोगे ना तो ये चीजें जल्दी समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलिए दूसरा जानते हैं टॉपिक, परमाणु द्रव्यमान इकाई, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक मास यूनिट। यानी सिंपल वर्ड में आप कह लीजिए इसका एक और चीज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। एक्चुअली परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? तो देखिए जो तत्वों का भार ज्ञात किया गया, परमाणु भार, समझ में आ गया? तत्वों का जब परमाणु भार ज्ञात करने का तरीका पता चल गया तो हमें इतना पता चला कि मान लीजिए कि अगर हमने ले लिया हीलियम, तो हीलियम का परमाणु भार अगर 4 होता है तो ये 4 किस में है? किलोग्राम में है, ग्राम में है, किस में है? भार है ना जी। तो भार, अगर हीलियम का परमाणु भार आप जानते हो कि 4 होता है तो 4 किस में है? उसके लिए जो यूनिट दिया गया वही था परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। एक्चुअली एटॉमिक मास यूनिट है क्या, समझिए। शुरू में जब ये बताया गया AMU के बारे में, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, तो जो कार्बन जो 12 था ना, ठीक है, तो कार्बन 12 जो तत्व था, इन तत्वों को अपने मन से वैज्ञानिकों ने स्वेच्छा से क्या मान लिया कि इसका जो भार है वो क्या है? 12 है। क्या मान लिया? स्वेच्छा से मान लिया, अपने मन से इसका परमाणु भार लिया उन्होंने 12। क्या ले लिया? 12। यानी कार्बन 12 का जो परमाणु भार स्वेच्छा से लिया गया कि भैया इसका भार क्या है? 12 है। जिसे कार्बन 12 का मतलब यही है कि कार्बन का परमाणु भार 12 है, तो ये स्वेच्छा से लिया गया था कि कार्बन का जो भार है वो क्या है? 12 है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने स्वेच्छा से लिया और इसी 12 का, यानी कार्बन 12 के एक परमाणु का जो भार है वो स्वेच्छा से कितना ले लिया गया? 12 ले लिया गया। तो कहा गया कि भैया जो परमाणु है उस परमाणु की जो है कि तुलना या उस परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, समझिएगा कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, वैज्ञानिकों ने तो 12 माना, ठीक है, किसका? कार्बन 12 का जो परमाणु भार है वो 12 माना, लेकिन एक परमाणु का द्रव्यमान कुछ अलग था। एक परमाणु का द्रव्यमान क्या था? अलग था। तो कहा वैज्ञानिकों ने कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 1/12वां भाग
परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। फिर सुनिएगा कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। यानी समझिए क्या चीज कि 1 AMU बराबर, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, समझ में आ गया, और इनके पूरे में गुणा 1/12, यानी कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.99 बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई 10 के पावर -23 ग्राम, ये आपको याद रखना है। अगर इसमें आप 12 से भाग कर दोगे तो 1 AMU बराबर आ जाएगा आपका, 1 AMU बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कंपटीशन में भी पूछा गया है कि 1 AMU बराबर कितना होता है, तो 1.6, ठीक है, 1.66 लिख देता हूं, 66 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम। याद रखिएगा 1 AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप जितने भी तत्वों का जो परमाणु भार देखते हो वो किस में निकाला गया है, तो वो आपका निकाला गया है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में निकाला गया है। यानी तत्वों का जो परमाणु भार आप निकालते हो वो परमाणु द्रव्यमान इकाई में ही निकालते हो। परमाणु द्रव्यमान इकाई निकालने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? तो कार्बन 12 के तत्वों का। क्लियर ना? इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये दूसरा टॉपिक भी क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा टॉपिक, औसत परमाणु भार। इसे आप नोट कर लीजिएगा, याद हो जाना चाहिए सबको। अगर आपको याद नहीं होता है, ठीक है, तो बस आप देखिए और समझिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कई बार आप वीडियो को अगर देखते हो तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। तो देखिए आपने सीख क्या लिया? एक तो परमाणु भार ज्ञात करना सीख लिया, हाँ भैया कैसे ज्ञात किया गया है। दूसरा किसमें ज्ञात किया गया है, किलोग्राम में कि मीटर में। तो परमाणु को किसमें मापा गया है? एक AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में निकाला गया है। क्लियर? और एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर? तो 1.66 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम के बराबर था। क्लियर? चलिए तीसरा टॉपिक क्या है? औसत परमाणु भार। क्या है? औसत परमाणु भार। देखिए पहले तो परमाणु भार बता दिया गया, अब ये औसत परमाणु भार क्या माजरा है, तो समझिए। एक्चुअली जब परमाणु भार निकालना सिखा दिया गया तो एक समस्या आ गई कि एक जैसे अगर तत्व हो, है ना, एक जैसे अगर तत्व हो यानी जिनका समस्थानिक समान हो, क्या हो? ऐसे तत्व हो जिनका समस्थानिक समान हो लेकिन भार अलग अलग हो, तो ये मुसीबत बन गया यार, किसको माना जाए, कौन सही होगा? तो यहां पे आया औसत परमाणु भार। यानी ऐसे तत्व जिनका समस्थानिक समान था लेकिन भार अलग अलग थी, उन तत्वों का जो भार ज्ञात किया गया वो भार औसत परमाणु भार होता है। कौन सा होता है? औसत परमाणु भार होता है। बात समझ में आ गया? यानी औसत परमाणु भार क्या है कि ऐसे तत्व जिनके समस्थानिक, तो सही है, मैंने मतलब ऐसे तत्व जो समस्थानिक तो है लेकिन उनकी जो भार है अलग अलग होने के कारण, और वो तत्व एक जैसे ही है ना, लेकिन उनका भार अलग अलग होने के कारण ये दिक्कत हो गई कि भैया उसका परमाणु भार क्या कहोगे। जैसे समझिए एग्जांपल दैट, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, एक मैं हूं एक और है। हम दोनों का शकल एक जैसे है लेकिन मेरी वजन अलग है और उसका वजन अलग है। तो अगर शकल एक जैसा है, हमारा नाम उसका नाम सेम है, तो मैं पूछूं कि बताइए अजय का वजन कितना है, तो आप मेरा बताओगे कि उसका बताओगे? क्या आपको पता है? नहीं बता पाओगे।
मैंने पूछा सिर्फ इतना कि अजय का वजन कितना है, तो पूछोगे ना कि सर जी इस वाले अजय का कि उस वाले अजय का। मैंने ऐसा तो बताया नहीं कि दोनों का तो शक्ल सेम ही है, तो वजन कितना है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि जब दोनों का सब कुछ सेम ही है, वहां पे जो वजन है, भार है, वो औसत ज्ञात करेंगे। औसत कैसे, तो ये चेक करेंगे कि हमारे पास यानी जो मैं हूं मेरा वजन कितना है और उसका वजन कितना है, उसके बाद उसको जोड़ करके औसत निकाला गया। तो इसके लिए ये किया गया कि कौन सा तत्व तो कितना ज्यादा पाया जाता है और उसका भार कितना है। बात समझ में आ गया है ना। तो जैसे एग्जांपल समझिए, इसका फार्मूला समझिए कि औसत परमाणु भार जब भी ज्ञात करना हो तो एक फार्मूला लिखवा देता हूं, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 डॉट डॉट डॉट। आप आगे ऐसे बढ़ा सकते हो A4 x4, अब बटे में x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 आप x4। मतलब इसमें क्या है तो समझिए, औसत परमाणु भार बराबर ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे A1 A2 A3 आपको दिखाई दे रहा है, A1 ठीक है, A2 और A3, ये सब क्या है, तो ये क्या है, तत्वों के जो समस्थानिक वाले तत्व है ना, समान स्थान वाले। लेकिन देखिए समस्थानिक क्या होता है, जिनका स्थान समान हो लेकिन भार अलग अलग हो, ठीक है। तो ये क्या है, तत्वों के भार, कौन से तत्वों के, समस्थानिक तत्वों के भार जो एक जैसे हैं। अभी आपको एक इस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, देखिएगा। उसके बाद x1 x2 और x3, ये क्या है कि ये जो A1 तत्व है ना वो कितना पाया गया है, वो x1 है, कितना है पूरे पृथ्वी पर, A2 कितना है, A3 कितना है, यानी इनकी तत्वों की प्रचुरता यानी मात्रा, कितनी मात्रा में है ये सब, ये। अब इसी के बेस पर औसत परमाणु भार, यानी अब जो है कि एक जैसे कई सारे अगर तत्व हैं तो उनका परमाणु भार ज्ञात कर लिया गया, और वो परमाणु भार क्या कहलाया, औसत परमाणु भार कहलाया। समझ में आ गया मेरी बात। तो चलिए अब समझिए आप मेरी बातों को ध्यान से। एक प्रश्न लेता हूं, प्रकृति में मान लीजिए कि प्रकृति के अंदर क्लोरीन, ध्यान सुनिए, क्लोरीन के दो समस्थानिक, कितने समस्थानिक, क्लोरीन के दो समस्थानिक है। पहला है Cl35 और दूसरा है Cl37। देखिए क्लोरीन एगो 35 वाला है, एगो क्लोरीन 37 वाला है, ये दूगो पाया गया। अब पूछा गया कि बताओ क्लोरीन का भार क्या होगा, तो कंफ्यूजन होगा ना जी, एक का 35 भी है, एक का 37 भी है, तो किसको मानोगे सही। अब ये हुआ कि क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि बताइए क्लोरीन 35 कितना है, तो क्लोरीन 35 जो है कि लगभग 75% है, और क्लोरीन 37 जो है कि 25% है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि क्लोरीन 35 कितना परसेंट है, तो 75%, और क्लोरीन 37 कितना है, 25%। तो बस वहां से निकल जाएगा इनकी मदद से औसत परमाणु भार। यानी जो यह भार देख रहे हो 35 और 37, ये A1 और A2 है, क्योंकि दो ही है यहाँ पे, मैंने 3 वाला भी लिखवाया है, अगर 3 होता तो और लेते। x1 क्या है, कौन कितना पाया गया है, देखिए x1 ये 75%, ये A1 वाला x1 है, और यहाँ पे x2 कितना है, 25%। बात समझ में आ गया। तो ये है प्रचुरता, इनकी प्रचुरता कितनी है, तो ये 75% है, 25% है, और ये भार कितना है। तो देखिए अब ये इस फार्मूले में रखिए A1 कितना है, तो 35 गुणे x1 कितना है, तो ये 75 प्लस 37 गुणे 25 बटे में x1 प्लस x1 कितना है, 75 प्लस 25। अब इसको आप गुणा करिए, 35 गुणे 75, यहाँ पे कर देता हूं 35 और 75, ठीक है। तो 5 5 25, 2 हो गया, 5 3 15, 2 17, 7 5 35 का 5 3 हो गया, और 70 का 21 और 3 हो गया 24। तो 5 2 5 और 1 6, 2625 कितना आ गया, ये 2625 प्लस 37 और 25 का गुणा करना है, तो 37 गुणे 25, 7 5 35 का 5, और क्या हुआ 3, ठीक है। 5 3 15 और 7 दूना 14, 15 और 14 29, 30 31 32 का 2, 3 3 दूना 6 3 9, 925। दो तरीके से मैंने गुणा किया है, आप भी कर सकते हो। 925 बटे में
75 और 25 जोड़ा गया तो हो गया 100। अब इसको जोड़िए, 25 25 50, 9 6 15, यानी 3550 बटे में 100। ये भाग करोगे तो आएगा 35.5। यानी जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो औसत भार है, क्या है, औसत भार है, औसत भार वो क्या है, 35.5। तो इस तरह तत्वों का औसत भार ज्ञात किया गया। अब ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, तो मैंने अभी बताया कि ये तत्व कहीं ना कहीं प्रकृति में एक से ज्यादा पाए गए। जब एक से ज्यादा पाए गए तो इस तरह अगर आपसे कोई पूछे अब कि बताइए क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, तो आप हमेशा 35.5 ही बताओगे। लेकिन लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए ज्यादातर प्रयोग 35 होता है। कितना होता है, 35 होता है। अब कहोगे 35 क्यों होता है, तो देखिए ना, 35 सबसे ज्यादा पाया जाता है कि नहीं, 75% अगर 35 वाला पाया जाता है, इसलिए लोग 35 वाले को ले लेते हैं। लेकिन क्लोरीन के दो समस्थानिक दिख रहा है ना, 35 वाला और 37 वाला भी, तो जब दो है तो इनका औसत निकाला गया तो 35.5 ही आया, इसलिए लोग 35 भी मान लेते हैं, क्योंकि यही 75% है, इसलिए इसको 35 मान लिया गया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो यानी मैंने जैसे ही शुरू में कहा था कि मैं 3 टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगा, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई, और तीसरा ये औसत परमाणु भार, ये कंप्लीट हो गया। अब एक और बात बता दूं कि मैंने बताया था कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट को AMU भी लिखते हैं, और दूसरा एक और वहां पे नोट कर लीजिएगा, U भी लिखते हैं। क्या, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है, यूनिफाइड मास, है ना। इतनी बातें आपको वहां पे नोट कर लेनी है, बस U से भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप जब भी कोई तत्व का परमाणु भार देखोगे ना, तो उसके लास्ट में भार के बाद में U लिखा होगा। इसका मतलब समझ जाएगा कि उसका जो भार निकला हुआ है एटॉमिक मास यूनिट में निकला हुआ है, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई में निकला हुआ है। क्लियर हो गया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये टॉपिक्स पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं मैं पहले ही बताता हूं। तो मैं आपको 1 से लेकर के 30 तक तत्वों का परमाणु क्रमांक याद कराऊंगा, ठीक है। और 1 से लेकर के 20 तक तत्वों का परमाणु भार ज्ञात कराऊंगा और याद भी कराऊंगा। कैसे आप याद रखोगे, इतना आसान है याद करना। उसके बाद उसी टॉपिक में पढ़ेंगे अणु क्या होता है, अणु कौन कौन से होते हैं, पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। पूरा क्लास 9th का जो 4th चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट A to Z करा दूंगा। क्लियर। तो चलिए आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।